वृद्धाश्रम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि घटना चक्र के आय दृष्टि संस्करण से संबंधित है। दोस्तों, हम लोगों ने करंट की घटना चक्र स्टार्ट की है, जो पीसीएस से जस्ट पहले आती है। और दोस्तों, इसको हम लोगों ने 10 दिन में खत्म करने का टारगेट रखा है। एक वीडियो दोस्तों मैंने बनाया था राष्ट्रीय परिदृश्य पे पार्ट 1, और दूसरा आज हम लोग दोस्तों वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आज आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा, पीसीएस तक कोई भी वीडियो मत छोड़िएगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन जो है समाप्त हो गया है। 2021 से लेकर 2012 तक के पूरे पेपर दोस्तों सॉल्व करा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 100+ क्वेश्चन दोस्तों ये एग्जाम में आपको देगा। आप सभी लोग इसको फॉलो कीजिए, देख डालिए। मेंस की सीरीज भी मैंने सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है। 2017 का 2 पेपर सॉल्व करा दिया मैंने, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पीसीएस का जो जीएस ऑब्जेक्टिव होता था पहले, और आज दोस्तों आप लोग को एक वीडियो 2016 का स्टार्ट हो जाएगा मिलना। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार पुनः कहूंगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। किसका? इसका, अटल सुरंग। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अटल सुरंग। हम लोग लाल सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अटल सुरंग दोस्तों देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों, बाद में इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल टनल कर दिया गया। ठीक है, अब अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ठीक है, फरवरी 2022 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस सुरंग को 10,000 फीट 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए ये एग्जाम में आएगा निश्चित रूप से, मान के चलिए। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है। इस सुरंग का निर्माण बीआरओ ने किया है। ठीक है, ये कई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। इसकी लंबाई दोस्तों 9.02 किलोमीटर है। घोड़े के नाल के आकार वाली डबल लेन टनल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। और ये क्या करती है, हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। ठीक है, जो पहले बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने अलग थलग रहती थी। तो ये दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों पॉइंट जो है। यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है। ठीक है, और सुरंग सामरिक तौर पर काफी अहम है, क्योंकि इसके परिचालन से सड़क मार्ग से मनाली और लेह के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी आई है। तो दोस्तों आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अटल टनल जो है बेसिकली किसके किसके बीच में है, तो मनाली से लेह के बीच में आपको बता देना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों क्या है, दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में कम से कम 4 से 5 घंटे की बचत इससे होगी। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, T49 सुरंग जो है, ये आपकी क्या है, जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए, ठीक है, भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। ठीक है दोस्तों, यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग प्रोजेक्ट द्वारा के तहत किया जा रहा है। ठीक है, इसकी दोस्तों उधमपुर से बारामूला तक की कुल दूरी 272 किलोमीटर है, जिसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 272 किलोमीटर दोस्तों आप लोग याद रखिए, 272 किलोमीटर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, उधमपुर से बारामूला 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं पहले से ही। इनमें से सबसे लंबी सुरंग जो है वो, इसको क्या किया गया, 4 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, सबसे लंबी सुरंग जो है T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों निर्माण पूरी होने पर T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग बन जाएगी। ठीक है, वर्तमान में बनिहाल काजीगुंड खंड पर स्थित पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। पीर पंजाल सुरंग की लंबाई 11.215 किलोमीटर है। ठीक है, और T49 टनल का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कुछ दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी देख लेते हैं दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों श्री रामानुजाचार्य के जन्मदिन पर के 1000वीं शताब्दी के अवसर पर जो है स्टैच्यू का अनावरण हुआ है। ठीक है, ये स्थित कहाँ पर है दोस्तों, आप लोग को ध्यान रखना है, हैदराबाद।
ठीक है, स्थान इंपॉर्टेंट है और किसकी प्रतिमा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने अब बता दिया श्री रामानुजाचार्य जी की, और इन्होंने दिया था ये वेदांत दर्शन में विशिष्टाद्वैतवाद का पाठ इन्होंने पढ़ाया था। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखिए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यह प्रतिमा शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, इतना ध्यान रखिए बस, आश्रम का नाम नहीं ध्यान रखना है, केवल शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों देखिए इसका नाम क्या कहते हैं, यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा था। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 216 फीट है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, ऊंचाई इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसे भद्र वेदी नाम दिया गया। इतना डिटेल दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। ठीक है, बैठी हुई प्रतिमा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है। पहली सबसे ऊंची कौन सी है दोस्तों, थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा की बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीजें। अब दोस्तों देखिए इसके पहले दोस्तों स्टैच्यू ऑफ बिलीफ एक बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। कहाँ पे बना, मैं दो चीजें आपको बताई है, एक स्थान और किसकी प्रतिमा है, राजस्थान में बनाया जा रहा है। ये भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, इसका नाम स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। क्लियर हो गई बात दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजस्थान के नाथद्वारा में। इसके बाद दोस्तों स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस दोस्तों ये जैन मुनि श्री विजय हरिसूरी जी है। ठीक है दोस्तों, इनके प्रतिमा है ये बेसिकली, और ये कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। देखिए यहाँ पे लिखा है यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की प्रतिमा है। ठीक है, उनकी 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई इतना है। ठीक है, अष्टधातु से निर्मित है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतापुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये किसकी प्रतिमा है और कहाँ पे स्थित है, यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजस्थान में यहाँ पे आप लोग को लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान और जैन मुनि, ठीक है, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की प्रतिमा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब दोस्तों आ जाइए पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला परियोजना बेसिकली दोस्तों देखिए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए उनके सुविधा में सुधार करने और भीड़ भाड़ वाले शहरों में यातायात को सरल बनाने के उद्देश्य से देश में पहली बार पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों डिटेल स्कीम का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ यूपी पीसीएस के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग पूरा देख डालिएगा। 51 मिनट का वीडियो है, एक भी स्कीम का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसका स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की थी। क्लियर हो गई बात दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर लोक निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की जाएगी। इसके बाद दोस्तों बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार 60 किलोमीटर दूरी के लिए 8 रोपवे परियोजनाएं हेतु संविदा जारी की जाएंगी, 8 कॉन्ट्रैक्ट जारी किए जाएंगे। यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए एक क्या हो गया है, वाराणसी में वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से लेकर चर्च स्क्वायर गोदौलिया तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है 2022 में कि सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला यूपी का प्रथम शहर नहीं, भारत का प्रथम शहर कौन सा है दोस्तों केवल, तो ये आपका उत्तर इसमें वाराणसी होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके लिए। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट है हमारा कानपुर मेट्रो। तो कानपुर मेट्रो का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों देखिए विश्व की पहली मेट्रोपॉलिटन रेलवे की शुरुआत 1863 में लंदन में हुई थी। ठीक है, भारत में प्रथम मेट्रो रेल नेटवर्क का प्रारंभ 1984 में कलकत्ता में हुआ था। क्लियर हो गई बात दोस्तों। हाल ही में क्या किया गया है, हाल ही में मेट्रो का कानपुर में शुभारंभ किया गया है, यही इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, 1984 में कलकत्ता में हुआ था। हाल ही में मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ करने वाला कानपुर भारत का नवीनतम शहर बन गया है। ठीक है, अब कानपुर मेट्रो की घोषणा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी, जिसका निर्माण कार्य 1900 में प्रारंभ हुआ था।
ठीक है। अब दोस्तों देखिए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। देखिए 28 दिसंबर 2021 को मोदी जी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे कॉरिडोर 1 का उद्घाटन किया। यह गलियारा जो है आईआईटी कानपुर से लेकर मोती झील तक जाएगा। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक, आईआईटी कानपुर से मोती झील तक। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब दोस्तों देखिए इसकी टोटल लंबाई जो है 32.4 किलोमीटर है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, और क्योंकि यूपीपीसीएस दोस्तों अब एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, 2 या 3 वाला ही पूछ रहा है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम गलियारा आपको आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक दोस्तों। ठीक है, और द्वितीय गलियारा जो है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यूपीपीसीएस दोस्तों देखिए करंट आपको पढ़ना यही मैगजीन है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे फॉलो करेंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, और 30 क्वेश्चन तो आप प्लस सही करके आइएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए इसका निर्माण उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, यह नोडल एजेंसी है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए इसे प्राथमिक खंड जो आईआईटी कानपुर से मोती झील तक के सभी 9 मेट्रो स्टेशन जो है इनको हरित भवन परिषद की प्लैटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। इस खंड को हरित भवन संहिता के अनुसार विकसित किया गया है, जो पर्यावरण के प्रति इसको सुरक्षित बनाता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपका पर्यावरण के लिए इसको हरित भवन संहिता के अनुसार विकसित किया गया है। ठीक है, और हरित भवन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लैटिनम रेटिंग इसको दी गई है। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो स्टेशन जो है उसको ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लैटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है, तो आपको कानपुर मेट्रो बताना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसको हरित भवन संहिता और मानदंडों के कड़े अनुपालन के कारण पर्यावरण प्रबंधन के लिए आईएसओ 14001 प्रमाण पत्र भी दिया गया है, तो ये भी दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सुरक्षा प्रबंधन के लिए आईएसओ 45001 दिया गया है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। और डबल टी गार्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, इसको छोड़िएगा नहीं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हरित ऊर्जा गलियारा आपका जो है ये चरण 2। अब दोस्तों देखिए सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रोनाइज करना ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य। पर इसमें दोस्तों आप उद्देश्य ध्यान रखिएगा, ज्यादा आपको लफड़ा नहीं पालना है, जितना मैंने आपको बताया उतना ध्यान रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या है, परियोजना में 7 राज्यों में लगभग 20 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी में इससे मदद मिलेगी। ठीक है, 7 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से हरित गलियारा परियोजना का कौन सा राज्य हिस्सा नहीं है या कौन सा राज्य हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज है, वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में इससे मदद मिलेगी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 450 गीगावाट का लक्ष्य भारत को 2030 तक प्राप्त करना है, ये मोदी जी ने आपका इन्वायरमेंटल समिट में कमिट किया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब दोस्तों देखिए अगला आता है बीना पनकी बहुत उत्पाद पाइपलाइन परियोजना। ठीक है, अब दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तो बीना से पनकी तक। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली चीज अब देखिए स्मरणीय तथ्य में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट वही है, बीना मध्य प्रदेश से लेकर पनकी उत्तर प्रदेश तक के लिए यह बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है, इसका संचालन कौन कर रहा है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इस पाइपलाइन का मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश के पनकी स्थित पीओएल टर्मिनल तक इसका विस्तार है, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ठीक है, इतना डिटेल नहीं देखना है आपको। ठीक है, अब दोस्तों इस परियोजना से यूपी के किस जिले को लाभ होगा दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यह परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 5 जिलों को आच्छादित करेगी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यूपी के जिले कौन से इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है, और जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले यथा सागर और टीकमगढ़ इससे आच्छादित होंगे। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए बीना से पनकी तक उत्पादों की ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन में 68% की कटौती होगी दोस्तों, क्योंकि भारत को 2070 तक क्या करना है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसलिए अब हर परियोजना में आपको दोस्तों ये देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब दोस्तों देख लेते हैं नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग।
अब दोस्तों ये कौन जारी करता है, ठीक है, सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, ये आपका जारी करता है AICTE प्लस शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। क्लियर हो गई बात दोस्तों, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, AICTE प्लस शिक्षा मंत्रालय, ये दोनों के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। संस्थानों की अटल रैंकिंग है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, नवाचार एवं उद्यमिता से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करना। इस पहल का कार्यान्वयन कौन कर रहा है, AICTE और आपका शिक्षा मंत्रालय का नवाचार प्रकोष्ठ इनोवेशन सेल कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है दोस्तों, 29 दिसंबर 2021 को क्या किया गया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसके परिणामों की घोषणा की गई है। यह तृतीय संस्करण है, ठीक है। यह पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये कौन सा संस्करण है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि UPPCS इज रेडी फॉर एडवेंचर्स। ध्यान रखिएगा, तीसरा संस्करण है, ठीक है। पहला कब जारी किया गया था, अप्रैल 19 में, द्वितीय अगस्त 20 में, और तीसरा अभी जारी किया गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या है देखिए, इसमें गैर तकनीकी संस्थानों के लिए एक विशेष फ्रेमवर्क शुरू किया गया है इस बार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। इसके बाद दोस्तों देखिए, भारतीय संस्थानों में दो प्रमुख श्रेणियों, तकनीकी और गैर तकनीकी में इसको रैंकिंग दी गई है। अब इसके अनुसार दोस्तों IIT मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IIT मद्रास रख लीजिए। अब देखिए श्रेणीवार हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में आपका IIT मद्रास है। केवल बस यही याद रखिए कि इस कैटेगरी में कौन सा टॉप पे है, ठीक है। ज्यादा आपको डिटेल नहीं याद रखना है, ठीक है, इतना आप याद ही नहीं रख पाइएगा। इसके बाद दोस्तों राज्य विश्वविद्यालय और डीम्ड यूनिवर्सिटी में दोस्तों राज्य वित्त पोषित में आपका पंजाब यूनिवर्सिटी जो है टॉप पर है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आ जाइए राजकीय महाविद्यालय पब्लिक संस्थान, ठीक है, और राज्य वित्त पोषित में आपका अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, इसमें सारी कैटेगरी तो नहीं कर सकते हम लोग, इतना देखिए एग्जाम में आपके पास मेमोरी नहीं है कि आप कर पाइए। यूपी में देख लीजिए दोस्तों, देखते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट आपका टॉप पर है। तो देखिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में केंद्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर और मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज 10वें स्थान पर है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। हाँ, अब देखिए देख लेते हैं IIT जो कानपुर है आपका दोस्तों, IIT कानपुर का स्थान जो है वो आपका चौथा है, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू जो है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इसका स्थान आपका 10वां है यूपी में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों स्व वित्त पोषित और निजी विश्वविद्यालय श्रेणी में, डीम्ड विश्वविद्यालय श्रेणी में आपका MIT यूनिवर्सिटी नोएडा 9वें स्थान पर है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों देखिए आपका निजी स्व वित्त पोषित महाविद्यालय संस्थान तकनीकी वर्ग में काइट ग्रुप ऑफ संस्थान उत्तर प्रदेश जो है वो तृतीय स्थान पर है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस मेन आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में IIT मैंने आपको बता दिया के कानपुर, ये आपका चौथे नंबर पर है, ये टॉप पर है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछ लेगा दोस्तों कि वैसे कौन सा शीर्ष पर है तकनीकी संस्थानों में, तो आपको याद रखना अटल वो IIT मद्रास। और यूपी में दोस्तों यह इंस्टीट्यूट प्रथम स्थान पर है, IIT कानपुर का नाम देके। तो आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। देखिए मैं क्वेश्चन फॉर्मेशन भी बताता जा रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं सब्सक्राइब तो दोस्तों बनता है दोस्तों। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट दोस्तों, अब सबसे पहले चीज दोस्तों ध्यान रखना है कौन जारी करता है, ठीक है, तो नीति आयोग, नीति आयोग। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो नीति आयोग जारी करता है। तो नीति आयोग क्या कर रहा है, एक क्या है स्वास्थ्य सूचकांक जारी कर रहा है, ठीक है। इसका शीर्षक क्या है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। क्लियर हुई बात दोस्तों। अब आपका सब देखिए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 27 दिसंबर 2021 को जारी की गई रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा, ठीक है। ये चौथा संस्करण था, ध्यान रखिएगा, संस्करण नंबर भी ध्यान रखना है, ये 4th थी, क्योंकि UPPCS का आप करंट का क्वेश्चन निकाल पाना आसान काम नहीं, आपको डिटेल में डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या किया गया है, इसमें दोस्तों एक चीज और की गई है, आप लोग को बता दूं जानकारी के लिए, एक सेकेंड। देखिए विकसित की गई है, इसमें दोस्तों क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके वृद्धिमान परिवर्तन तथा समग्र परिवर्तन के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को।
इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इसमें सबसे आगे कौन से राज्य हैं, यही बस मेन इंपॉर्टेंट हम लोग को देखना है। देखिए 3 कैटेगरीज हैं इसमें। सबसे पहले कैटेगरी दोस्तों ये क्या है, फ्रंट रनर अप, अचीवर्स और एस्पायरेंट्स। क्लियर होगी बात दोस्तों, 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। और देखिए सबसे संदर्भ वर्ष 2019-20 के लिए बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना सबसे टॉप पर है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना ध्यान रखिएगा। और समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल आपको चौथी बार सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। तो दोस्तों स्वास्थ्य का सूचकांक हो चाहे कोई भी सूचकांक हो, केरल ज्यादातर में दोस्तों नंबर 1 पे आता है। आप लोग ये राइट हैंड थंब रूल मान के टिक भी कर सकते हैं। शीर्ष 5 बड़े राज्य जरूर ध्यान रखिए। आप टॉप 5 आपको याद रखना है दोस्तों। अब आप जो है टॉप 1 टॉप 2 याद रखिएगा तो काम नहीं चलने वाला है। अब इसमें दोस्तों केरल आपका पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे तेलंगाना, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पे दोस्तों महाराष्ट्र है। क्लियर होगी बात दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि टॉप 5 पे अब यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछली बार प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आए थे टॉप 5 वाले, और इस बार मेंस में आरओ के दोस्तों 2 क्वेश्चन आए हैं टॉप 5 वाले। ठीक है, तो टॉप 5 आपको सूचकांक में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों देखिए 19-20 में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर आपका यूपी है। ठीक है, तो यूपी दोस्तों आपका क्या है, 19वें स्थान पर है, जो कि लास्ट है। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रख के जाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों छोटे राज्यों में दोस्तों आपका मिजोरम जो है वो टॉप पर है, इतना ध्यान रख लीजिए, बस ज्यादा नहीं ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, यूटी में केंद्र शासित प्रदेशों में दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली ये आपका प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं देख लेते हैं। अब देखिए मुख्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। मोदी जी ने उद्घाटन किया है 27 दिसंबर 2021 को। रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी चरणवन जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना और सुन्नी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, इतना ही आपको इसमें पूछेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सुशासन सूचकांक पे। कौन जारी करता है बताइए। सबसे पहले सुशासन सूचकांक आपका देखिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आपका राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नई दिल्ली और सुशासन केंद्र हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से विकसित करता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, अब कौन सा शीर्ष राज्य है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, गुजरात जो है आपका वो शीर्ष राज्य है। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए अब दोस्तों देखिए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2021 सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन और हो गया दोस्तों। गुड निम्नलिखित में से गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो वो आपका 25 दिसंबर आप याद रखिए बस। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए यह द्वितीय संस्करण है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसमें कई श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां विभाजित की गई हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं संयुक्त ए और बी रैंकिंग। ए वाले राज्य और बी वाले राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त रैंकिंग में समूह ए के राज्यों में गुजरात, समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। बस इतना आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, वैसे गुजरात मैंने ऊपर लिख ही दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुजरात लिख दिया है मैंने, और आपका समूह बी में एमपी हो गया, फिर आपका हिमाचल प्रदेश आपका पहाड़ी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं संयुक्त रैंकिंग में समूह बी के कुल 8 राज्यों में यूपी का स्थान 5वां है। ठीक है, तो यूपी का स्थान आपका 5वां है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समूह बी के राज्यों में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला देख लेते हैं महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि की गई है। क्या की गई है, 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष करने का प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए शुरुआत हुई थी हर विलास शारदा ने 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह की रोकथाम हेतु विधेयक प्रस्तावित किया था, जो आगे चलकर शारदा अधिनियम बना और बाल विवाह रोकथाम कहलाया, अधिनियम कहलाया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके जरिए विवाह की न्यूनतम आयु तय की गई, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी गई। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन रेडी हो गया। ठीक है, आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। शारदा अधिनियम जो है 1929 में पारित किया गया और लड़कियों की आयु विवाह की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई। क्लियर हुई बात दोस्तों। इसके बाद देखिए 1978 में इसमें पहली बार संशोधन किया गया, लड़कों के लिए आयु 21 वर्ष की गई, लड़कियों के लिए 18 वर्ष ही रखी गई। अब देखिए बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन जो करना जो है वो SDG 5 सतत विकास लक्ष्य 5 का हिस्सा है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया दोस्तों। ठीक है, बाल विवाह का उन्मूलन जो है किस SDG के अंतर्गत आता है।
ठीक है, मेरे साथ दोस्तों करिए, एक प्रश्न नहीं गलत होगा, 30 के 30 सही करवाऊंगा, गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों स्मरणीय तथ्य में मोदी जी ने क्या किया है, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करना, पुरुषों की उतनी ही रहेगी, पुरुषों की बढ़ नहीं रही। ठीक है, इस संशोधन के पारित होने के बाद भारत में महिलाओं और पुरुषों की विवाह की आयु एक समान 21 वर्ष हो जाएगी। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अभी दोस्तों क्या है, इसमें प्रावधानों में सहमति नहीं बनने के कारण इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है, बस इतना ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो है दोस्तों क्लियर है, आपको 1974 में परिकल्पना की गई थी लेफ्ट बैंक घाघरा नगर परियोजना के रूप में। प्रारंभ में इसका उद्देश्य था बहराइच गोंडा जिलों में सिंचाई प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद 1980 में इसको क्या किया गया, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कर सरयू नहर परियोजना के रूप में नामांकित किया गया। इसके बाद दोस्तों देखिए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। ठीक है, दिसंबर में। अब दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है दोस्तों, बेसिकली कि घाघरा नदी के अधिशेष जल का उपयोग सिंचाई हेतु करना है, इसीलिए इसको डिजाइन किया गया। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब अधिशेष जल जो है दोस्तों उसका क्या उपयोग किया जाएगा, उसको सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है बहुत अच्छे से। क्लियर हो गई बात, चलिए ठीक है। अब दूसरा लिख लेते हैं दोस्तों, उद्देश्य क्या है, जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना। हाँ, तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5 नदियों यथा घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ दिया गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है आपको, यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री ने जल संकट समाधान के लिए महोबा के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर, उसके बाद आपका भावनी बांध जो है, और माझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। ठीक है, इससे लाभ किसको किसको मिलेगा, महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर की लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी। बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी के किन जिलों को लाभ मिलेगा, महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या किया जाए, हाँ इसके बाद अगला देख लेते हैं, झांसी में जो उद्घाटित परियोजनाएं हैं वो क्या है। झांसी में परियोजना दोस्तों क्या है, झांसी में 2 चीजें हैं, एक सोलर पार्क और दूसरा अटल समता पार्क। ठीक है, 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये आपका झांसी में, पहला ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे सस्ती विद्युत और ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त होंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बस वही देखना है आप। इसके बाद दोस्तों झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब यह आपका क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया है और प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने इसको निर्मित किया है। ठीक है, ये आपकी परियोजना हो गई। इसके बाद दोस्तों देखते हैं दोस्तों इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022, इसमें क्या चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग ध्यान रखते हैं 2014 से इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जो है जारी की जा रही है, जो बदलते परिदृश्य के अनुसार नियोजन परिदृश्य पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, नियोजन परिदृश्य पर क्या करती है, विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों स्टेटमेंट वाले में, इसलिए मैं आज पर जोड़ दे रहा हूँ, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। नियोजन परिदृश्य पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। अब देखते हैं दोस्तों स्मरणीय तथ्य में, स्मरणीय तथ्य में दोस्तों क्या है, बेसिकली सबसे पहला नई दिल्ली में क्या किया गया, 9 दिसंबर 2021 को इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। यह 9वां संस्करण है, ये मैंने आपको बताया ना, संस्करण जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीपीएससी फंसा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्या किया जा रहा है इसमें, इस रिपोर्ट को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एआईसीटीई, सनस्टोन यूनिवर्सिटी और एएसएपी केरल और भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा सहयोग किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार क्या किया गया है, समग्र नियोजनता। ठीक है, नियोजन जो है ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी जो है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, वर्ष 2021 में 45.97% से बढ़कर वर्ष 2022 में 46.2% के स्तर पर क्या पहुंच गया है, ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी पहुंच गई। ठीक है, समग्र नियोजनहीता। ठीक है, बस इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधि की संभावना वाले 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस इंपॉर्टेंट आपका ये है दोस्तों, देखिए उच्चतम नियोजनीयता जो दोस्तों वाले टॉप 5 राज्य जो हैं ये आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र, यूपी, केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। ठीक है, ये आपको टॉप 5 ध्यान रखना है। आप किसी भी सूचकांक में या रिपोर्ट में आपको टॉप 5 ही देखना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन तो पक्के आएंगे दोस्तों, ध्यान रखिए।
ठीक है, एकदम आधार मान के चल रहा हूँ दोस्तों यूपी पीसीएस को, और लेखपाल तो ऐसे ही निकलेगा चुटकी में आपका। उच्चतम नियोजनता वाले शीर्ष 5 शहर जो दोस्तों पुणे है, लखनऊ है, त्रिवेंद्रम, कोलकाता और बंगलुरु। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। लखनऊ है दूसरे नंबर पे, इसलिए महत्वपूर्ण और हो जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। और कार्य सहभागिता दर में दोस्तों 67% पुरुषों की है और 33% महिलाओं की है। ठीक है, तो कार्य सहभागिता दर में भी वृद्धि हुई है। 2021 में 41.25% थी और वर्ष 2022 में 51.44% महिलाओं की नियोजनीयता भी हो गई है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस के अवसर पर क्या की गई है? प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, विश्व जल दिवस के अवसर पर मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, देश की पहली बड़ी केंद्र द्वारा संचालित नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, क्लियर हुई बात दोस्तों। नदियों को परस्पर जोड़ने के माध्यम से जल आदि के क्षेत्रों से सूखा प्रभावित तथा जल न्यून क्षेत्रों में जल पहुंचाने हेतु अंतर राज्य सहयोग की शुरुआत की गई है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी परियोजना है? केन और बेतवा लिंक परियोजना। विश्व जल दिवस के अवसर पर इस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, 22 मार्च 2021 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों देखिए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, ठीक है, एनपीपी के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या किया जाएगा? इसके जल अधिक के केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ये मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये दोनों ही नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। बेतवा और केन दोनों ही आपकी क्या यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके लिए दोस्तों केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की जाएगी। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसमें दोस्तों देख लेते हैं इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं यूपी के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपी का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। बस ये एग्जाम में आना ही आना 2022 में, ध्यान रखिएगा। केन बेतवा नदी के बारे में जानकारी दे देते हैं। यूपी और एमपी के बीच में क्या है? अंतरराज्यीय नदी है। ठीक है, इसका उद्गम कटनी जिला मध्य प्रदेश में होता है आपका। ठीक है, ये आपका केन नदी का बात हो रहा है पहले। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों यह क्या है? बांदा जिला उत्तर प्रदेश से चिल्ला गांव से यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर हो गई बात, चिल्ला गांव बांदा में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, केन नदी पर आपके राने जलप्रपात और केन घड़ियाल सेंचुरी नामक दो प्रमुख पर्यटक आकर्षक केंद्र है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों बेतवा नदी का उद्गम स्थल आपका रायसेन जिला एमपी स्थित पारखेड़ा गांव है। ठीक है, और बेतवा नदी पर राजघाट, पारीछा और माता टीला बांध ऑलरेडी आपके बनाए गए हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो ये रहा आपका वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। अगला वीडियो मिलते हैं दोस्तों तीसरे पार्ट में।